वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान। आज का हमारा शो मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से एक पर है और वो है खाना। अब कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं। मैं किस कैटेगरी में आती हूँ इसका इन्हिसार होता है मेज पर रखे खाने पर। वैसे बहुत अरसे से लोग हमसे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर पूछ रहे थे कि जी हमें ये बताएं कि अमेरिकी किस तरह का खाना खाते हैं, वहाँ पे मोटापा क्यों इतना बढ़ा है और क्या अमेरिकी खाना बहुत फीका होता है या ये लोग मिर्चें हैंडल कर लेते हैं। पर मैंने सोचा क्यों ना आज एक ही शो में इस तरह के कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाए। आज के शो में हम लाए हैं अमेरिका में मोटापे के मसले को कंट्रोल करने की कुछ कोशिशें। अमेरिकी वाकई कितनी मिर्चें खा सकते हैं और अमेरिका में जो खाना नहीं खाया जाता वो कहाँ जाता है। इसके अलावा आज मैं आपको एक बहुत ही मुनफरिद रेस्टोरेंट में भी लेके जाऊंगी जहां सिर्फ कच्ची खुराक ऑफर की जाती है, रॉ फूड। लेकिन क्यों, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकियों के बढ़ते हुए वजन की। अब यहाँ पे अगर आप मूवीज देखें, मैगजीन्स या टीवी, तो आपको आमतौर पर बड़े स्लिम और फिट किस्म के लोग नजर आएंगे। लेकिन सच बात यह है कि तकरीबन 35% अमेरिकियों का वजन नॉर्मल से ज्यादा है या फिर वो शदीद मोटापे का शिकार है और ये सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक है। इसकी जो बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं उनमें सबसे आम यह है कि अब लोग डब्बे की बंद ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं। तो जाहिर है जब आप हाई कैलोरी खाना खाएंगे और कम कैलोरी जलाएंगे तो वजन तो बढ़ेगा ही। लेकिन दीपक डोभाल इस वक्त हमें मिलवा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से जो अपने अपने तरीके से मोटापे के इस मसले पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में मोटापा किस कदर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोटापे से जुड़ी बीमारियों की अद्वियात के इस्तेमाल में तेजी से इजाफा हो रहा है। ये बात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में सामने आई है। जब हम सन 2011-12 में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली 10 दवाओं पर नजर डालते हैं तो इनमें से ज्यादातर दवाएं दिल और खून की रगों से मुंसलिक बीमारियों और उन अवामिल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जो दिल और शरियानों की बीमारियों में किरदार अदा करते हैं, मसलन मोटापा। यूं तो मोटापा अमेरिका में हर तबके और नस्ल के लोगों में पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर अदादोशुमार बताते हैं कि कम आमदनी वाले अमरीकी मोटापे का शिकार ज्यादा हैं। इसकी बड़ी वजह मोटापे का बायस बन सकने वाली कम मयारी की खुराक का सेहत बख्श खुराक के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता होना है। कुकिंग मैटर्स नाम का इदारा आजकल इसी मसले से निपटने की कोशिश कर रहा है। इस इदारे की लिंडसे सीगर्स कम आमदनी वाली कुछ खवातीन को एक स्टोर पर यही सिखाने के लिए लाई हैं कि कैसे कम पैसों में भी सेहतमंद खाना खाया जा सकता है। किस तरह से स्टोर पर सिर्फ $10 में एक दिन से ज्यादा की बल्कि 2 दिन से ज्यादा तक की खुराक की खरीदारी मुमकिन हो सकती है, खास तौर पर जब आपकी फैमिली भी हो। सीगर्स खवातीन को बताती हैं कि खाने का सामान खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, जैसे लेबल्स को ठीक से पढ़ना और कंपेयर करना, साथ ही पहचानना कि कम पैसों में सबसे बेहतर सामान कौन सा है। मैं बहुत ज्यादा पास्ता खाती थी, लेकिन फिर पता चला कि आपको अपने बजट के अंदर रहने के लिए पास्ता खाने की जरूरत नहीं। मैं इसलिए पास्ता खाती थी क्योंकि वो सस्ता था। मोटापे का शिकार अमरीकियों की अक्सरियत के इस हाल तक पहुंचने की एक बड़ी वजह उनकी हद से बढ़ी हुई भूख है। इस मसले से निपटने के लिए डॉक्टर्स ने कई तरीके मुतर्रफ किए हैं, जिसमें से एक सर्जरी के जरिए मैदे को 80% तक कम कर देता है। चेरिश ग्रेबाउ को इसी तरीके से फायदा हुआ। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया और मैं बहुत ज्यादा खरीदारी करती हूँ और वो चीजें करती हूँ जो मैं इससे पहले अमूमन नहीं कर सकती थी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब कुछ कर सकूंगी। मैं इस वक्त ये चीजें तकरीबन 40 साल की उम्र में कर रही हूँ, जो मैंने 30 साल की उम्र में भी नहीं की थी। ये बहुत अच्छा है, ये मेरी खुशकिस्मती है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि सबसे अच्छा तरीका है अच्छा खाओ और वर्जिश करो, सदर ओबामा की तरह। अमेरिका में इन दिनों खाने पीने के कुछ मकबूल ट्रेंड्स पे हम इस ब्रेक के बाद बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम एक रॉ फूड रेस्टोरेंट भी जाएंगे। अमेरिका में मसरूफ लोगों तक ताज़ा सब्जियां और फल अब खुद चल कर आ रहे हैं। कैसे, देखिए इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अमरीकी क्या कुछ खाते हैं ये एक शो में तो दिखाना इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ ट्रेंड्स हैं जो पिछले अरसे से यहाँ पे मकबूल होते जा रहे हैं और उनमें से एक है वेजिटेरियन खाना खाने का ट्रेंड। इनफैक्ट गैलप के एक सर्वे के मुताबिक तो 5% अमरीकी अब ऐसे हैं जो अपनी डाइट में किसी किस्म की एनिमल प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते, गोश्त, दूध, अंडे कुछ नहीं इस्तेमाल करते और वो खाते हैं ज़्यादा सब्जियाँ, ज़्यादा फल। और इस ट्रेंड पे एक नया ट्विस्ट है रॉ फूड का, यानी वो खाना जो पका हुआ नहीं होता। और इस ट्रेंड को एक्सप्लोर करने के लिए मैं आई हूँ वाशिंगटन डीसी के एक तेजी से पॉपुलर होते रेस्टोरेंट में। इसका नाम है खेपरास रॉ फूड जूस बार। यहाँ क्या मिलता है अंदर चलकर देखते हैं। इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में बर्गर भी है, सैंडविच भी और पिज्जा भी, लेकिन ये किसी चूल्हे या ओवन में नहीं बनाए गए। कच्ची सब्जियों से बनी ये सब डिशेस डिजाइन की हैं शेफ खेपरा अनु ने, जिन्होंने 2012 में ये रेस्टोरेंट खोला। शेफ खेपरा, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस कम हियर एंड आई एम लुकिंग। ये खाना देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत मुनफरिद है। आप इसे जिंदा ग़िज़ा कहते हैं, वो क्या होती है और कच्ची क्यों? We want our food to be cooked by the sun only. We have the enzymes. हम चाहते हैं कि हमारी खुराक सिर्फ सूरज की हरारत से पकी हो। इस तरह इसमें एंजाइम्स, भरपूर ग़िज़ाइयत और नमी बरकरार रहती है। खाना पकाने के बहुत से तरीके नमी को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से खाना हजम करने के लिए हमारे जिस्म को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खुराक का काम है हमें जिंदगी देना, तो वो चीज़ कैसे जिंदगी देगी जो खुद जिंदा नहीं। How about I start from here? That's our chili. That's our raw quinoa chili. इस डिश का नाम चिली है। ये कीनवा नाम के अनाज से बनी है। इसमें ताज़ा टमाटर है और कीनवा को हमें पकाना नहीं पड़ता और ये इस डिश में लोबिया की जगह इस्तेमाल हुआ है। इसमें एवोकाडो और ताज़ा मकई भी है। So since you mentioned fresh vegetables, we have a wonderful story for our viewers about that. फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं हर कोई खाना चाहता है, अगरचे हर कोई इस तरह का रॉ खाना शायद खाना ना पसंद करे, ऑल्दो बहुत मज़े का है, लेकिन यह है कि ताज़ा फल और सब्जियां सभी चाहते हैं कि उनकी डाइट का हिस्सा हो। लेकिन अमेरिका में ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है लोगों की, दफ्तरों में, अपने काम की जगह पे, कि अक्सर ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना मुश्किल हो जाता है। तो नीलोफर मुगल इस वक्त हमें लेके जा रही हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के करीब लगने वाली एक फार्मर्स मार्केट में। चल के देखते हैं कि वहाँ क्या मिल रहा है और जो मिल रहा है उसकी ख़ास बात क्या है। आइसक्रीम, जूसेस, शहद, पिज़्ज़ा, जैतून का तेल, केक और सब्जियां। वाशिंगटन डीसी में हर बुध को लगने वाली इस फार्मर्स मार्केट के दुकानदारों का दावा है कि यहाँ बिकने वाली खाने पीने की तमाम अशिया कुदरती तरीके से उगाए या हासिल किए गए अज्जा से तैयार की गई हैं। इन दुकानदारों की अक्सरियत मकामी काश्तकारों या फार्मर्स पर मुश्तमिल है, जो इलाके में मौजूद अपने फार्म्स की पैदावार को ऐसे फार्मर्स मार्केट्स में लेकर आते हैं। यहाँ पर खाने पीने की तमाम अशिया मकामी हैं। इसका मतलब है ये फार्म से आई हैं और ताज़ा हैं। ताज़ा होने की वजह से यहाँ लोग ज़्यादातर मकामी चीज़ें ही पसंद करते हैं। ये फार्मर्स मार्केट अमरीकी महकमा सेहत या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज की जानिब से लगाई गई है। इसका मकसद वाशिंगटन डीसी के शहरियों और ख़ास तौर से विफाकी हुकूमत के मुलाजमीन को अपनी तेज़ रफ्तार जिंदगियों में सेहत बख्श खुराक तक रसाई की आसान सहूलत देना है। दूसरी जानिब इससे छोटे और मकामी काश्तकारों और बिजनेसेस को अपने प्रोड्यूस अच्छे ग्राहकों तक पहुंचाने का एक सुनहरा मौका भी मिल जाता है। ये जूस ताज़ा फलों और सब्जियों से निकाला गया है। इसमें 100% कुदरती अज्जा शामिल हैं। ये शहद मकामी मक्खियों का तैयार करदा है। इसमें जंगली फूलों का रस है। ये क्रैब केक है। इसमें केकड़े का गोश्त है और कुछ नहीं। ये क्रेप है। मैं इस वक्त इसमें एवोकाडो, पालक, चिकन और टमाटर डाल रही हूँ। ये मोरंको आइसक्रीम है। हम इसे सिल्वर स्प्रिंग मैरीलैंड में बनाते हैं। इसमें कुदरती अज्जा है। जैतून का ये तेल और जैतून यूनान में हमारे खानदानी फार्म से लाए गए हैं। हम खुद इसे लेने जाते हैं। अब से कुछ अर्सा पहले तक ऐसे ग़िज़ाइयत बख्श खाने के ट्रेंड्स को सिर्फ मोटापे का शिकार अमरीकियों की एक ज़रूरत के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब नहीं। अगरचे वज़न की ज़्यादती का मसला अब भी एक वबा की शक्ल में मौजूद है। अब हर तरह के अमरीकी इस जैसे सेहत बख्श खाने के ट्रेंड्स में दिलचस्पी लेते देखे जा सकते हैं। मेरे ख्याल में लोग अच्छा महसूस करते हैं जब वो अच्छा खाते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग मोटापे या सेहत के दीगर मसाइल की वजह से सेहत बख्श खुराक खाते हैं। मैं देख रही हूँ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ रहे हैं कि वो जो खाएंगे उसके जिस्म पर क्या असरात होंगे।
اگرچہ اس رجحان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کافی اتار چڑھاؤ آئے، اس کے عام ہونے میں ہمیشہ ایک اہم فیکٹر کو رکاوٹ سمجھا جاتا رہا ہے، اور وہ ہے مارکیٹ میں آرگینک اور لوکل فوڈ کی دوسری پیداوار کے مقابلے میں مہنگی قیمت۔ کبھی کبھار یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں لیکن کبھی نہیں بھی ہوتی، لیکن مقامی چیزیں ویسے زیادہ مہنگی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ صحت کے حوالے سے زیادہ تشویش رکھتے ہیں اور قدرتی اور کیمیائی اجزاء سے پاک کھانا پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ اضافی ڈالر دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ اس بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ لوگ صحت بخش خوراک تو چاہتے ہیں لیکن یہ بہت مہنگی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قوت خرید میں ہے اور آسانی سے دستیاب ہے۔ میرے خیال میں لوگ یہی چیز دیکھتے ہیں۔ میں ہر بدھ کو یہاں آتا ہوں، یہاں کھانے کی ورائٹی زیادہ ہے۔ میں جتنا زیادہ یہاں آ سکتا ہوں کھانے کے لیے آتا ہوں، اس کی وجہ یہاں کا صحت بخش کھانا اور اچھا ماحول ہے۔ یہاں ملنے والی اشیاء خاص طور پر سبزیاں تازہ ہیں اور غذائی اجزاء کی تازگی ہی ہے جو اکثر کسٹمرز کو ان مارکیٹس تک لے کر آتی ہے۔ یہ کھانا کھانے میں بھی بہت مختلف محسوس ہوتا ہے، اور آپ تو اپنی ترکیبوں پر ایوارڈز بھی جیت چکے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں آپ یہ ریسیپیز؟ We're all familiar with all of the taste in the mouth, sweet, sour. ہماری زبان جو ذائقے محسوس کرتی ہے وہ تو سب ہی جانتے ہیں، نمکین، میٹھا، کھٹا، تیکھا، کڑوا وغیرہ۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ریسیپی میں یہ تمام ذائقے شامل کروں، اس سے ذائقے میں تو توازن آتا ہی ہے، کھانا غذائی طور پر بھی متوازن بنتا ہے۔ But it's the bitter, the hot, and the sour is what I call the medicinal taste. اور میں تو کڑوے، کھٹے اور تیکھے ذائقوں کو صحت کے لیے خاص طور پر اچھا سمجھتا ہوں، تو ہمارے کھانے میں ہمیشہ کچھ کڑوا، کھٹا یا تیکھا ہونا چاہیے، جیسے ہری مرچیں، کڑوی جڑی بوٹیاں یا مسالے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکی مرچوں والا کھانا نہیں پسند کرتے یا کھا ہی نہیں سکتے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ میں واقعی مرچیں کھانے کا جو ٹرینڈ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور شریراچا ساس ایک تھائی ہاٹ چلی ساس ہے جو یہاں پہ اب گھروں میں، مارکیٹوں میں، ریسٹورینٹس میں بہت عام نظر آتی ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں، اس وقت ہم آپ کو لے کے جانے لگے ہیں ایک بڑے اسپیشلٹی اسٹور میں، اس کا نام ہے پیپر پیلس، اور ثاقب الاسلام ہمیں وہاں لے جا رہے ہیں، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں جا کے بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ Hey Zach, how are you? Doing well himself. Thank you for inviting us over to Pepper Palace. What is پیپر پیلس کیا ہے اور یہاں پر کیا بکتا ہے؟ So we are the premier hot sauce shop. ہم دنیا میں مرچ مسالے کی چٹنیوں میں شہرت رکھتے ہیں۔ ہم ہر طرح کی مسالے دار چٹنیاں بناتے ہیں۔ ہم نے یہ کاروبار 1989 میں وسکانسن سے شروع کیا تھا۔ 1989 in a mall in the middle of Wisconsin. Do you think we have you guys have a market here in the US? Absolutely. یقینی طور پر جگہ ہے، لیکن ہم جو چیزیں تیار کرتے ہیں وہ سب کی سب مرچوں والی نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جو چیزیں بناتے ہیں ان میں زیادہ تر مرچیں ہوتی ہیں۔ آئیے آپ کے اسٹور میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کیا کچھ موجود ہے۔ یہ ہماری ہاٹ ساس بار ہے۔ اس جگہ ہم نے مختلف قسم کی مرچوں والی چٹنیاں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ اس شیلف میں جو چٹنیاں دیکھ رہے ہیں ان میں زیادہ تر ہماری بیسٹ سیلرز مصنوعات ہیں اور ان کی بہت مانگ ہے۔ جب ہم امریکی کھانوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں عموماً مرچ مسالے نہیں ہوتے، لیکن یہاں ہم بہت سی مسالے دار چٹنیاں دیکھ رہے ہیں، کچھ اس بارے میں بتائیں۔ یہ بلیک روز ہاٹ ساس ہے، اس میں کالی مرچیں اور ہیلاپینیو، تازہ لہسن، ادرک اور کئی دوسری چیزیں شامل ہیں۔ کیرولائنا ریپر پیپر سے بنائی گئی ہیں۔ یہ مرچیں کافی تیز ہوتی ہیں لیکن خوش ذائقہ ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس سب سے زیادہ تیز مرچوں کی بنی ہوئی چٹنیاں ہیں، اس چیلنج کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سب سے تیز مرچوں کی چٹنیاں اس جگہ رکھی ہیں، انہیں فلیش بینگ ہاٹ ساسز کہا جاتا ہے۔ اسے دنیا کی سب سے تیز مرچ سے بنایا جاتا ہے۔ اس کا نام ریپر پیپر ہے۔ Hi, how are you? Good, how are you? What's your name? Antoinette. Antoinette. So آپ یہاں بہت سی چٹنیاں دیکھ رہی ہیں، کیا آپ انہیں میرے ساتھ ٹرائی کرنا چاہیں گی؟ A little bit with me. Absolutely.
All right, so let's see. मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक ही तरह की मुख्तलिफ चटनियाँ मुझ पर और दूसरे लोगों पर क्या असर डालती हैं। तो आइए ये तजुर्बा करते हैं। All right, so let's do this. Getting a little hot in here. मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे मिर्चें तेजी से मेरे कानों की तरफ जा रही हों। मुझसे तो बोला नहीं जा रहा। She can't talk right now. We did it. You guys are survivors. We're survivors. अरे आपकी आंखों में तो आंसू आ गए। You're crying, man. Got to get down. What's going on? Throat is ऐसा लग रहा है जैसे मेरा गला जकड़ा जा रहा हो। You need some water or some milk? मेरा ख्याल है थोड़ा सा दूध ठीक रहेगा। मैं कुछ दूध या पानी पी लेती हूँ। I'm gonna go get some. You have some milk right in here. Typical day, but not the same old thing. The same old things that you're used to. Come on. So देखा आपने, इतनी ज्यादा मिर्चें थी वहाँ पे कि मुझे तो देख के ही प्यास लगने लग गई। और ये जो मैं खा रही हूँ अभी, इज दिस एग प्लांट? सो बैंगन है ये, लेकिन ज़बरदस्त मिर्चों वाला है। तो मैं थोड़ा सा ये कहूँगी, थोड़ा सा पानी पीऊँगी। इतनी देर में आप लें एक ब्रेक के बाद आएँ, यहीं बैठेंगे, कुछ और मज़े की बातें होंगी। खाने को ज़ाया होने से बचाने की एक मज़ेदार बैनुल-अक़वामी मुहिम आप देख सकेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज के शो में हम बात कर रहे हैं अमेरिका में लोगों की खाने पीने की आदत के बारे में, और मैं यूनिक सा ट्रेंड भी आज आपको दिखा रही हूँ जो कि रॉ फूड है, यानी ऐसा खाना जो कि पका हुआ नहीं होता। और आज मैं आई हूँ खेपरा रॉ फूड जूस बार में, और मेरे साथ बैठे हैं शेफ खेपरा, जिनकी ये ज़बरदस्त क्रिएशन है जो हम ब्रेक में भी खा रहे थे। दे आर डिलिशियस। सो फार देयर इज नॉट अ कंसेंसस। अभी तक साइंस और तिब की दुनिया में सब इस पर मुत्तफिक नहीं कि हमें ऐसा ही खाना खाना चाहिए। आपको ऐसी ग़िज़ा पर क्यों यकीन है? कीप्स यू कन्विंस्ड that you know this is the way you want to stay? Really, in order to be healthy, you have to take responsibility. You can't depend on. सेहतमंद रहने के लिए आपको खुद जिम्मेदारी लेनी होती है। आपको तमाम सवालों के जवाब टीवी नहीं, इंटरनेट से भी नहीं मिलेंगे। हमें खुद तहकीक करनी होगी और फैसला करना होगा, और फिर इस फैसले पर बहादुरी से कायम रहना होगा। खाने पीने की बात हो रही है तो हमेशा हमें ये सिखाया जाता है कि जी जितना खाना प्लेट में डाला है वो सब खत्म करना चाहिए। लेकिन सच बात यह है कि दुनिया भर में हर साल खेतों से लेके हमारे दस्तरखान तक आने तक तकरीबन 1.3 अरब टन खुराक ज़ाया हो जाती है। और इससे नुकसान पता है कितना होता है? तकरीबन 990 अरब डॉलर का। तो बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अमेरिका में कुछ लोग इस मसले के हल के लिए बड़ी मज़ेदार मुहिम चला रहे हैं। चेक इट आउट। गर्मा गर्म खाना, और वो भी मुफ्त, तो लोग क्यों ना खिंचे चले आए। और इसे पकाने वाले भी लंबी कतारों से बिल्कुल परेशान नहीं। उनका तो मकसद है आज 5000 लोगों को मुफ्त खाना खिलाना। इसलिए आते जाओ, खाते जाओ। ये है फीडिंग द 5000, एक ऐसी मुहिम जिसके जरिए लोगों को दिखाया जा रहा है कि खुराक को जाया होने से बचाकर भूख के मसले पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। फीडिंग द 5000 बर्तानिया के एक इदारे फीडबैक की मुहिम है, जिसका आगाज 2009 में हुआ। अब इसे कुछ अमरीकी फलाही तंजीमों, फूड बैंक्स और हुकूमत की मदद से अमरीका लाया गया है। जो लोग मुफ्त खाने के इंतजार में खड़े हैं वो अमेरिका में खाना जाया होने के मसले के बारे में कितना जानते हैं और अपने घर में खुद कितना खाना जाया करते हैं। चल के पता करते हैं। You have any idea how much? क्या आपको पता है अमेरिका में हर साल कितनी खुराक जाया की जाती है? नहीं, शायद 60-70%। क्यों, मैंने गलत कहा? नहीं, शायद 500 का नंबर, नहीं 5000। इस हिंसे का कोई तो मतलब होगा। हमारे घर में चावल बहुत ज़ाया होते हैं। हम बचे हुए चावल फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन जब कई दिनों बाद याद आता है तो वो खराब हो गए होते हैं। जो खाना एक मर्तबा नहीं खाया जाता जाया हो जाता है। सच ये है कि यूरोप और शुमाली अमेरिका के घरों में लोग फीकस तकरीबन 100 किलो खाना हर साल कचरे में फेंक देते हैं। ये कहना है आलमी इदारा बराए खुराक व ज़राअत का। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका में हर साल पैदा की जाने वाली 40% तक खुराक जाया हो जाती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि काश्तकार, होलसेल डीलर्स और सुपरमार्केट्स ऐसी हजारों टन सब्जियां और फल जाया कर देते हैं जिस पर कोई छोटा मोटा दाग हो या जिसका साइज अजीब हो।
क्योंकि लोग उन्हें खरीदना पसंद नहीं करते। फीडिंग द 5000 की कैंपेन मैनेजर डोमिनिका जारुश ने बताया कि आज यहाँ मिलने वाला तमाम खाना ऐसी ही सब्जियों से बनाया गया है। The food came from farms, from wholesalers, all of whom weren't able to sell یہ this سب food. ان فارمز اور ہول سیل ڈیلر سے آیا ہے جو یہ سبزیاں اس لیے نہیں بیچ سکے کیونکہ وہ دیکھنے میں اچھی یا مناسب نہیں تھی یا ان کی فروخت کے آرڈر آخری وقت پر کینسل ہو گئے تھے۔ ہم اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، یہ کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھا بھلا ہے، اور جو اسے ضائع کر رہے ہیں انہیں ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ یہ کھانا ضائع ہونے کے قریب سبزیوں سے اس لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ خوبصورت نہ دکھائی دینے والی سبزیوں سے بھی لذیذ کھانا بن سکتا ہے۔ اس ایونٹ میں امریکی وزیر زراعت ٹام ولسیک نے بھی شرکت کی۔ مسٹر ولسیک کا مشن ہے کہ امریکہ کے ادارہ برائے ماحولیاتی تحفظ کے ساتھ مل کر اگلے 15 سالوں میں یہاں خوراک کے ضیاع کو 50% تک کم کیا جائے، کیونکہ دنیا بھر میں کچرے کے ڈھیر میں گلتے پھل، سبزیاں اور گوشت ہر سال تقریباً 3 ارب ٹن گرین ہاؤس گیسیں بھی فضا میں خارج کرتے ہیں، جس سے ماحول کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہم 3 طرح سے کام کر رہے ہیں۔ ریسٹورینٹس کے ساتھ مل کر ہم اس کھانے کی مقدار کم کر رہے ہیں جو پلیٹ میں آتا ہے، یہی ہم اسکولوں کالجوں میں بھی کر رہے ہیں۔ ہم ضائع ہونے والی چیزوں کو دوبارہ استعمال بھی کر رہے ہیں، جیسے ہم استعمال شدہ کافی سے کھاد بنا رہے ہیں۔ اس سے یہاں جو سبزیاں اگ رہی ہیں وہ ہم DC سینٹرل کچن کو دیتے ہیں۔ فیڈنگ دا 5000 میں لوگوں کو صرف مفت کھانا اور کوکنگ ٹپس ہی نہیں ملے بلکہ دلچسپ گیمز اور پیمفلیٹس کے ذریعے انہیں بطور صارف اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلایا گیا۔ کھانے کی مقدار پر غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی پلیٹوں سے 5000 لوگوں کا پیٹ بھر دیا۔ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ صرف خوراک ہی ضائع نہیں ہوتی بلکہ اسے اگانے میں جو پانی استعمال ہوتا ہے اور محنت لگتی ہے سب ضائع ہو جاتی ہے۔ کھانا ضائع ہوتا دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، تو یہ کوشش ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ لیکن اس سب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ یہ کیسے یقینی بنائیں گی کہ اس ایک دن کی تقریب کا اثر ایک دن سے بڑھ کر ہو اور حقیقتاً کچھ اقدامات اٹھائے جائیں؟ Once people recognize that this is such an important issue, ایک مرتبہ لوگ مان لیں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے تو پھر صارفین کے رویے میں تبدیلی کاروبار کرنے والوں کا رویہ بھی بدلے گی۔ تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ لوگ واقعی اس مسئلے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خوراک کی سپلائی کے نظام میں تبدیلی لائی جائے۔ in their supply chains. اس تبدیلی کا اثر کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عالمی ادارہ برائے خوراک و زراعت کے مطابق دنیا بھر میں ضائع ہونے والی خوراک کا اگر صرف 1/4 بھی بچا لیا جائے تو 87 کروڑ بھوکے لوگوں کے دسترخوان سجائے جا سکتے ہیں۔ This has definitely been an interesting experience for me. میرے لیے یہ یقیناً بہت انوکھا تجربہ رہا ہے۔ میں ایسا کھانا تینوں وقت تو نہیں کھا سکتی لیکن اسے اپنی غذا کا حصہ ضرور بنا سکتی ہوں۔ شیف کیپرا، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت مزہ آیا مجھے آج۔ کھانا کافی دلچسپ ہے دیکھنے میں بھی اور ٹیسٹ کرنے میں بھی ڈیفینیٹلی۔ آئی ہوپ آج کا شو آپ نے انجوائے کیا۔ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، فیس بک پر، ٹویٹر پر، جس طرح چاہیں آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔